बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी लास्ट आवर और मैं हूं आपके साथ राफ़िया अवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना अज़ीम साहब। बात करेंगे आज हम कि पेट्रोलियम मसनूआत का जो शॉर्टफॉल है, क्या ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ क्रिएट किया गया है, ये सिर्फ नंबर्स में है या वाकई में ये शॉर्टफॉल क्रिएट हुआ है। बात करेंगे हम कि गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लाया जा रहा है वो कितना कारगर साबित होगा, स्पेशली उस वक्त जब मुल्क कोरोना की जद में है। बात करेंगे हम इस पर भी कि मकबूजा कश्मीर के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी है, भारतीय फ़ौजियों के साथ साथ कुछ और फ़ौजें भी दाखिल हो रही हैं। कौन है वो जो कि बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स वसूलियों पर भी हम बात करेंगे कि ये टैक्स वसूलियाँ क्यों कम हुई, इसकी वजह भी कोरोना ही है, हर चीज़ की वजह कोरोना है, या फिर कुछ डिपार्टमेंटल इशूज़ की वजह से ये टैक्स वसूलियाँ उतनी नहीं हो पाई जितनी एक्सपेक्टेड थी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हुकूमत की अहम तरीन रिपोर्ट्स कौन लीक कर रहा है हुकूमत के अंदर बैठकर। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है राना अज़ीम साहब, उनकी जानिब बढ़ेंगे। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, पेट्रोल पाकिस्तान में सस्ता होना आवाम के लिए बहुत महंगी पड़ गई है। ये बात क्या कहा यह जा रहा है कि जी आवाम ने बहुत ज़्यादा पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भर दिया है, तो एक वो गाड़ी जिसकी पेट्रोल भरने की कैपेसिटी ही 40 लीटर है, तो क्या वो 80 लीटर भरने लग गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये रिपोर्ट जो आज सुबह से मीडिया में चल रही है कि ये पेट्रोल की किल्लत के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार होगी, और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया जनाब कि उन तमाम कंपनियों को भी बरियुज़्ज़ुमा करार दे दिया और साथ कहा गया कि अवाम ने पेट्रोल सस्ता होने पर ज़्यादा पेट्रोल ख़रीद लिया। भाई मुझे बताएं, क्या अवाम ने पेट्रोल के टैंकर घरों में बनाए हुए हैं? क्या आवाम ने घरों के अंदर कोई ऐसी टैंकियाँ बना रखी हैं, ज़ेरे ज़मीन कोई ऐसे चीज़ें बना रखी हैं कि जिसमें उन्होंने सारा पेट्रोल लिया और उसमें जाके डाल दिया? देखें, आप मोटरसाइकिल के बगैर पेट्रोल नहीं देते, कानून मौजूद है, आपका कानून मौजूद है कि आप किसी और चीज़ में पेट्रोल नहीं देंगे, इवन एक बोतल में भी पेट्रोल नहीं देंगे। और आपने मोटरसाइकिल का पेट्रोल मोटरसाइकिल में डालना है, गाड़ी वाला आएगा तो मैक्सिमम टैंकी फुल कर सकते हैं ना, 40, 50, 60, 70 लीटर, इससे ज़्यादा क्या होगी? क्या 70 लीटर की टैंकी में 170 लीटर भर सकता है? ये एक ऐसी बेवकूफ़ाना रिपोर्ट है। मेरी समझ तो बाहर है कि ये क्या रिपोर्ट नहीं है। देखिए, मेरे पास जो इतला है और मैं इन्वेस्टिगेटिव वो बात कर रहा हूँ कि जो हकीकत पे है, पेट्रोल की शॉर्टेज ये पहली दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले भी हुई। उस वक्त भी पेट्रोल लाइनों में लग के बहुत से पेट्रोल पंप से मिलता रहा। उस दौरान में जो मिलता रहा पेट्रोल वो कहाँ से आता रहा? और बहुत से पेट्रोल पंप ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर नाम तो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ का लिखा हुआ है, नाम तो मुख्तलिफ पेट्रोलियम कंपनियों का लिखा है जो बड़ी मारूफ कंपनी है, लेकिन उनके अंदर जो बिकता है तेल, जो पेट्रोल बिक रहा है वो पेट्रोल ईरानी है, वो स्मगल शुदा पेट्रोल है जो 15 से 20 रुपये लीटर उन्हें मिलता है, जिस पर उन्हें अच्छा खासा मुनाफा आता है। और यही होता है, और ये 6-6 माह पहले इन्होंने ज़ख़ीरा किया होता है कराची के अंदर, अंदरून सिंध में। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये सिंध हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है, पंजाब के अंदर रिपोर्ट है, KPK की रिपोर्ट है, बलोचिस्तान की रिपोर्ट है कि वहाँ पर ज़ेर ज़मीन ऐसे टैंकर बनाए गए हैं जहाँ पर लाखों लीटर स्मगल शुदा तेल जो है और पेट्रोल जो है वहाँ पर रखा जाता है, फिर उनको मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर बेचा जाता है, नाम किसी और का, माल अंदर कोई और होता है, ये बाकायदा और। तो अब भी जो शॉर्टेज हुई, इस पर आप देखें, क्या हुकूमत को नहीं पता था कि हमने पेट्रोल सस्ता करना है? मीडिया पर तो 6-6 दिन पहले खबरें चल जाती हैं कि हुकूमत ने समरी तैयार कर लिया, इतनी कीमत कम की जाएगी, उतनी ना की जाती हो, कम ही हो। उस हुकूमत को यह भी पता था ना, हम लॉकडाउन भी खोल रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे, पेट्रोल खर्च होगा। साथ में ये भी बता दीजिएगा कि जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत को पहले से पता होता है और मीडिया में खबरें बहुत पहले आ जाती हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो जब महंगा होता है तो रातों रात सुबह खबर मिलती है, अगर रात को महंगा हुआ है तो सुबह 90 रुपये लीटर मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर रातों रात सस्ता होता है तो सुबह हम शॉर्टेज देखते हैं, लाइनें देखते हैं, पेट्रोल पंप बंद देखते हैं, तो फिर ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज तो क्रिएट की गई है। जी बिल्कुल क्रिएट की गई। चोर और चौकीदार का आपस में मिलाप है, चोर और चौकीदार ने मिलकर ये सारा कुछ किया, अरबों रुपए इकट्ठे किए गए, अरबों रुपए। 1 लीटर पे अगर आप 10 रुपये महंगा बेच रहे हैं, 10 से तो कई गुना ज़्यादा महंगा बिका है ना, तो मुझे बताएं रोज़ाना का जिस शख्स का 30,000 लीटर पेट्रोल बिक रहा है उसको कितने पैसे आ गए? उसको पकड़ने वाले को कितने पैसे मिले? उसको सपोर्ट करने वाले को कितने पैसे मिले? उसके बाद ये बिका क्या है आपके पूरे पाकिस्तान में? मैं अब भी चैलेंज से कह रहा हूँ, आज के दिन तक भी ईरानी तेल बिक रहा है,
प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल भट्टी भी, और उनके पास जाने से पहले यहाँ पर एक और मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ वो बताना आपको ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर $5 अरब गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो अमेरिकन और सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में आती नहीं हैं। हम अपने लोकल इन्वेस्टर को तो अट्रैक्ट करते नहीं हैं, और ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क इस वक्त कोरोना की जद में है, क्या हम किसी दूसरी चीज़ से निमटने के लिए तैयार हैं? अगर वो कंपनीज आती हैं तो क्या सरमायाकारी होगी, नहीं होगी? तेल और गैस की पैदावार और फ़रोख्त के शोबों में गैर मुल्की कंपनियों को जो मदऊ किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे हम आपसे। सुहेल भट्टी साहब, बताइएगा कि हम इस कैपेसिटी में हैं कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में लोकली इंटरटेन कर सकें। देखिए, मामला ये है कि कोरोना की तबाहकारियों के बायस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंतहाई परेशान है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए, और जो बेरोज़गारी में लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, उनके लिए नए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए एक ही रास्ता है कि फ़ौरी तौर के ऊपर गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान लाई जाए। पाकिस्तान का पुरकशिश शोबा तस्वूर किया जाता है अपस्ट्रीम, जिसे हम कहते हैं तेल और गैस का तलाश और पैदावारी शोबा, और डाउन स्ट्रीम जहाँ पे तेल एनर्जी की मुख्तलिफ जो कंपनियाँ हैं, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हैं या दीगर गैस कंपनियाँ हैं, वो तवानाई के फ़रोख्त के बिज़नेस में काम करती हैं। तो ये वो शोबा है जहाँ बहुत तेज़ी के साथ प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट लाई जा सकती है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कायम स्ट्रेटजिक जो रिफॉर्म्स एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने तजावीज़ तैयार की, प्लान तैयार किया, और वजारत तवानाई ने बैरून मुल्क मुकीम तमाम सफारतखानों को ये पैगाम अरसाल कर दिया है कि वहाँ का तैनात कमर्शल अफसरान मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियों को बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी मराहत दी जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक 1.24 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, डिस्कवर करने की ज़रूरत है। 57 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मौजूद हैं, डिस्कवर करने की ज़रूरत है। आइए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, चूँकि यहाँ से इन्वेस्ट करने से $5 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी का इब्तदाई तखमीना लगाया गया है। लेकिन मामला ये है, कुछ एक्सपर्ट से हमने बात की कि प्लान तैयार हो गया, प्राइम मिनिस्टर की एफर्ट्स थी, हालात ऐसे हैं कि यह यकीनी तौर के ऊपर गैर मुल्की सरमायाकारी आनी चाहिए, लेकिन जो मौजूदा गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, पाकिस्तानी कंपनियां काम कर रही हैं, उन पेट्रोलियम डिवीज़न में मौजूद मखसूस अनासिर दरामदी तवानाई की राह हमवार करने के लिए उन्हें सालों से डिस्करेज कर रहे हैं। एक वक्त था 30 कंपनियां काम करती थी, आप गिनी चुनी 5-6 कंपनियां रह गई हैं, गैर मुल्की कंपनियां सब जा चुकी हैं। तो ऐसे हालात में जब पाकिस्तानी कंपनियों को डिस्करेज किया जाता है, गैर मुल्की कंपनियों को डिस्करेज किया जाता है, तो क्या गैर मुल्की कंपनियां आएंगी? तो जवाब मिला बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमें इसी पॉइंट को आगे लेकर चलेंगे करनी होगी। जब डिस्करेज किया है बार बार गैर मुल्की कंपनियों को, जैसे कि आपने कहा कि 30 से ज़ायद कंपनीज पाकिस्तान में थीं, और ऐसी सूरत हाल में कोई क्यों आएगा? हमारे साथ नजम कमाल एनर्जी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, उनकी जाने पड़ेंगे। नजम साहब, कहिएगा, मुल्क की जो सूरत हाल है, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का ये ख्याल है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए ताकि पाकिस्तान का कुछ तवाज़ुन या जो मईशत की जो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है वो पाकिस्तान ज़रा सीधा होकर खड़ा हो सके। ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान क्यों आएगा? देखें, फिलहाल तो नहीं आएगा जब तक जो मिनिस्ट्री में आप हालात बेहतर नहीं करेंगे। मिनिस्ट्री में जो टेक्निकल विंग है उनके 2 काम होते हैं, रेगुलेट करना और फैसिलिटेट करना। रेगुलेट करना जो टेक्निकल विंग का काम है वो भी 2 तरीके से होता है, एक नॉलेज बेस्ड होता है, एक अथॉरिटी बेस्ड। क्योंकि हमारे यहाँ टेक्निकल विंग में नॉलेज की बेइंतहा कमी है, इसलिए वो अथॉरिटी बेस्ड रेगुलेशन करते हैं जो दुनिया भर में अब मफकूद हो चुकी है। हर जगह नॉलेज बेस्ड रेगुलेशन, एक तो वहाँ पे नॉलेज बेस्ड लोगों को लगाने, दूसरी चीज़ है फैसिलिटेशन की। फैसिलिटेशन जो है ये एक एटीट्यूड है जो ऊपर से नीचे तक आता है। हमारे यहाँ कुछ कौमी मिजाज जो है वो थानेदारी का है, लोगों को फैसिलिटेट करने का नहीं। तीसरी चीज जो है हमारे यहाँ पॉलिसीज और इंसेंटिव नाकिस है। हमने एक फर्जी सी दुनिया बनाई हुई है कि पाकिस्तान में बेहिसाब तेल और गैस है, जबकि इंटरनेशनली हमारे यहाँ इसके चांसेस काफ़ी कम है। तो उसके लिए आपको इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, वो हम देने को तैयार नहीं। जब तक कोई कंपनियां यहाँ पे आके तेल कवर करके 4 पैसे नहीं कमाएंगी और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में ये नहीं जाएगी खबर कि
कि पाकिस्तान इज ए गुड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। और एम्बेसीज जो है हमारी, उनकी परफॉर्मेंस में बाहर भी रहा हुआ हूँ भी है इंतहाई नाक़िस है, क्योंकि वहाँ कमर्शियल काउंसलर सारे जो है वो मेरिट की बुनियादों पे नहीं, और ना उनको इस ऑयल एंड गैस के शोबे की ABCD का पता होता। तो नजम साहब, आपने बड़ी बात कर दी है कि जो है मेरिट और मयार पर नहीं उन्हें भर्ती किया गया, तो फिर ऐसे में ये जो बहुत बड़ा प्लान है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्लान, तो फिर ये कैसे बनाया जा रहा है, क्या तरतीब दिया गया, क्या तजवीज़ दिया गया, कैसे सिफारतखानों तक पहुँचेगा और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी सबके ऊपर? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पास टाइम है, प्लान्स बनाना, उनको अनाउंस करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। मुझे याद है एहसन इकबाल साहब ने एक 2025 प्रोग्राम बनाया था, वो कहाँ गया? उसके बाद दूसरे आए, उन्होंने बनाया, अब असद उमर साहब बनाने लगे हुए हैं। जब तक जो लोग जिनको प्रैक्टिकल तजुर्बा हो और इस काम का तजर्बा हो, जब तक उनको शामिल करके और इम्प्लीमेंटेशन, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को नहीं देंगे, ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, नजम साहब हमारे साथ ही रहेगा। सोहेल भट्टी साहब, आपकी तरफ एक बार फिर आऊँगी। जैसा कि नजम साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई तक या सिर्फ प्लान्स की हद तक असद उमर साहब भी और दीगर बहुत सारे प्लान्स आते और जाते रहते हैं। अहम सवाल तो ये पैदा होता है कि वो प्लान्स इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं। तो क्या लगता है आपको कि ये प्लान इम्प्लीमेंट हो पाएगा? सोहेल भट्टी साहब जी, इसका असर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे कि प्लान इंप्लीमेंट हो सके। वजह बिल्कुल वाजे है, नजम कमाल साहब ने उसकी निशानदही की और सरकारी दस्तावेज की रोशनी में यही एग्जाम्पल एक मैं आपको दे देता हूँ कि पेट्रोलियम डिवीज़न में खिलाफ ज़ाब्ता तैनात किया गया। इमरान अहमद साहब को 8 माह तक तैनात रहे डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन के ओहदे के ऊपर। उन्होंने कुवैत, कैनेडियन कंपनी और पाकिस्तानी कंपनी जिन्होंने $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की बदीन साउथ फोर फील्ड में, उसको 25 सेंट का इंसेंटिव रोका, इसके बावजूद कि उनके अपने तैनात करदा कंसल्टेंट ने उसकी सिफारिश की थी, जिसके नतीजे में मुल्की कौमी खजाने को $50 मिलियन का मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचा। नैब ने नोटिस लिया, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, तो फिर सेक्रेटरी पेट्रोलियम को यह ख्याल आया कि इमरान अहमद साहब खिलाफ ज़ाब्ता तैनात थे, उनको हटा दिया गया। लेकिन वो डायरेक्टर टेक्निकल मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में जिन्होंने कंपनियों के राह में रुकावटें खड़ी की, कोई और इन्वेस्टर नहीं आएगा। इसी तरह DG ऑयल अहम तरीन ओहदा है जो $14 बिलियन की पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट, प्राइसिंग, सप्लाई को देखते हैं। आजकल पेट्रोल का क्राइसिस है। DG ऑयल वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो GS तैनात थे, एक दिन का उनके पास तजर्बा नहीं है ऑयल की शोबे से मुतल्लिक, और उनको एडहॉक बुनियादों के ऊपर DG ऑयल अपॉइंट कर दिया गया शफी अफरीदी साहब को। तो जब तक ऐसे लोग वहां पर अपॉइंट कर होंगे, उसके साथ निजी कंपनियों के लोग भी पेट्रोलियम कंसेशन में, DG ऑयल में, गैस के शोबे में अपॉइंट रहे। 10 साल तक निजी कंपनियों के लोग यहाँ पर रहे, अपनी कंपनियों के लिए वो पॉलिसी बनाते रहे। अब इस उनको फारिग किया गया है गुज़श्ता माह, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरमायाकारी की कोशिशों को बहुत सख्त धचका पहुंचा है कुछ इन्हीं अफसरान की वजह से। जो अफसरान पेट्रोलियम कंसेशन, DG ऑयल, DG गैस के अफसरों में निजी कंपनियों के लोग तैनात थे, अब आजकल एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम अयूब चौधरी साहब उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि उनके दस्तखत से जो फाइलें तैयार हुई थी, जो पॉलिसी तैयार हुई और उनकी कंपनियों को जो फ़ायदे पहुँचे, उसकी तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान सबसे बुरी तरह मुतासर हुआ है पाकिस्तान का कौमी खजाना और पाकिस्तान की अवाम। अब इमरान खान साहब जब तक कोशिश करेंगे, जब तक मेरिट के ऊपर कैपेबल लोग पेट्रोलियम डिवीज़न में तैनात नहीं होंगे और वो लोग जिन्होंने मुबैना तौर पर कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, आज भी वो अहम कर रहे हैं सोहेल भट्टी साहब। और महकमा खजाना की आप बात, तो महकमा खजाना की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो कोरोना की फ़िलहाल सूरत हाल चल रही है, अगर ये सूरत हाल जूं की तूं रही तो आने वाले वक्त में तकरीबन 2 लाख लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हो जाए। अगर हुकूमती सतह की बात की जाए तो ना तो कोई नया पावर प्लांट लग रहा है, ना कोई फैक्ट्री लग रही है, आवाम के एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और राना अजीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक बहुत अहम नुक्ता हम यहाँ पर उनसे डिस्कस करेंगे। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। मोदी क्या चाहता है? ऐसे में ऑपरेशन बार बार जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस पर भारतीय फ़ौजी तो वहाँ पर मौजूद हैं ही हैं, लेकिन कोई और भी फ़ौजी हैं जो वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन सा ये मुल्क है जो वहाँ पर एंटर हुआ है? किसका ये गठजोड़ किस तरफ जा रहा है? कौन है जो इस बहती नैया में हाथ धो रहा है? राना अजीम साहब आपकी तरफ आएंगे और चाहूँगी कि ये इंकशाफ भी आप ही करें कि ये भारत के साथ साथ और कौन सी फ़ौज है जो मिल गई है, और मकबूजा कश्मीर तो उनका नेक्स्ट टारगेट नहीं?
देखें बिल्कुल नेक्स्ट टारगेट नहीं, बल्कि इस ये प्लानिंग देख सब कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान में कोशिश की गई, गैर मुल्की एजेंसियों ने नाकाम हुए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में कोशिश की गई, नाकाम हुए। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका, CIA, रा, मोसाद, इन सब ने, NDS ने मिलकर कोशिश की पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ से सब कुछ करते थे। वहाँ पे अब जब अमन मुआहिदा हुआ, तालिबान जो हैं उनकी शराइत सामने आई, तो उसके बाद अब वहाँ पर जब देखा कि अमेरिकन फ़ौजी निकल रही हैं, वहाँ से रा की इजारादारी ख़त्म हो रही है, वहाँ से NDS की इजारादारी ख़त्म हो रही है, ना होने के बराबर हो रही है। तो अब एक प्लानिंग के तहत बाकायदा जो है जिसे मकबूजा कश्मीर, वहाँ पर सब कुछ किया गया। देखिए हम एक फुटेज दिखा रहे हैं, हमारी फुटेज में आपको ऐसे फ़ौजी नज़र आएंगे जिनका ताल्लुक भारत से नहीं है, वो भारतीय फ़ौजी नहीं है। जब हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो ये खौफनाक सी चीज़ें सामने आई कि वहाँ पर बाकायदा मोसाद से तल्लुक़ रखने वाली खुफिया एजेंसी, इसराइली खुफिया एजेंसी, इसराइली फ़ौज के कमांडोज जो हैं वो भारतीय फ़ौज के साथ मिलकर अब उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। वैसे ये ऑपरेशन जो है इतना खौफनाक ऑपरेशन है, और जिस तरह इसराइल जो है फ़लस्तीनियों पर वो केमिकल फेंकता था जिससे उनके घरों में आग जगती थी, जिससे उनकी बस्तियाँ तबाह हो जाती थी, वही केमिकल, वही गने, वही सब कुछ इस वक्त मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में इस्तेमाल हो रहा है। आज तो हम कह रहे हैं 4 शहीद नहीं, 11 शहीद हैं। अभी थोड़ी देर तक आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि वहाँ पर बाकायदा खून की खोली खेली गई। ऐसे हमें हमारी तस्वीरें मिल चुकी हैं कि जिसमें इसराइली जो फ़ौजी हैं, गैर मुल्की अफराद जो हैं, वो फ़ौज की वर्दी पहन के भारतीय फ़ौज के साथ मिलकर वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तो ये एक प्लानिंग है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान से जब जैसे ही ये लोग फारिग हो रहे हैं, तो अब ये मकबूजा कश्मीर के अंदर अपना एक अड्डा बनाना चाह रहे हैं। ताकि यहाँ पर आपको माजरत के साथ इंटरप्ट करूँगी, डरा हुआ कौन है यहाँ पर? भारत डरा हुआ है क्या? सूरत हाल क्या है? क्या ज़मीन भी भारत अपनी प्रोवाइड कर रहा है अम्यूनाइजेशन के लिए, इसके अलावा डिपोज़ के लिए? क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में, जैसा कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान इसराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, तो जब भी फ़लस्तीन की बात आएगी पाकिस्तान ज़रूर आगे आएगा, तो क्या देख रहे हैं आपके, क्या इसराइल भारत के साथ मिलकर वो डरा हुआ है पाकिस्तान से? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान समेत पाकिस्तान और चाइना, इसके साथ साथ दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं, उन पर ये अपनी जारादारी कायम करने के लिए वहाँ पर अड्डे बनाना चाह रहे हैं। और ये मकबूजा कश्मीर इनके लिए जन्नत है, इसलिए वहाँ पर ये सारा ऑपरेशन किया गया। आप देखते हैं जब भी वहाँ पे कैंपेन तेज़ हो, पाकिस्तान तेज़ बोलना शुरू करे, अचानक अमेरिका की तरफ से आ जाता है। जब हम साहलत ही कराता हूँ, अचानक मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से आ जाता है। क्यों? इसलिए कि इन सब का मुफाद है, वो नहीं चाहते कि कश्मीरियों को आज़ादी मिले। ये एक प्लानिंग के तहत वहाँ पर जी मोसाद, रा, CIA, NDS ये इकट्ठे हो गए, वहाँ पर एक अड्डा बनने जा रहा है, जिसकी ये कोशिश कर रहे हैं, जो कामयाब नहीं होगी, किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होगी। अब ये अफ़गानिस्तान के बाद वहाँ पे अपना सारा सिस्टम करना चाह रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। और ये जो कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, कश्मीरी माओ बहनों की बेआबरू की जा रही है, असमत आबरू की जा रही है, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर जो आबादियों को जलाया जा रहा है, घरों को ख़त्म किया जा रहा है, तो ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि तहरीक भी ख़त्म हो जाए और फिर वहाँ पर एक नए अड्डे बन जाए। भी बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान जैसा ही। हमारे साथ भी मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल, माहिर कश्मीर उमूर। हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि अब इसराइली फ़ौजें भी शामिल हो गई हैं। क्या लगता है आपको, किस तरफ जा रही है ये सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल तो बहुत संगीन हो चुकी है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इसराइल का सिर्फ वहाँ मौजूदगी जो है वो कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तान के लिए तो बाइस तशवीश है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है वो चीन के लिए भी बहुत तशवीशनाक है कि एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान से फौजी इनखला हो रहा है और एक नया शराज़ाबंदी जो है वो हो रही है, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह बोलबाला हो रहा है, तो ये इसराइल जो है पहली दफ़ा नहीं आया। 1986 के अंदर ये बाकायदा इनके जहाज़ आए जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट पे पार्क थे और वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो हमारा एटॉमिक प्रोग्राम है कहूटा के अंदर, उसको हमला करना चाहते थे। उस वक्त जो है फिर ISI ने और हमारी अफवाज ने इंटरवीन किया। मेरे वालिद साहब उस टाइम पे ISI के सरबराह थे और उन्होंने ये फिर इसराइल को पैगाम दिया था कि अगर तुम 2 घंटे के अंदर जो है तुम लोगों ने यहाँ से अपने जहाज वापस ना निकाले तो फिर हम इसराइल को न्यूक्लियर ताकत के जरिए जो है फिर हम उसका सद्देबाब करेंगे। तो उसके ऊपर इसराइल जो है वो वहाँ से दुम दबा के भाग गया था। लेकिन ये जो गठजोड़ शुरू हुआ है, ये कोई आप इसके ताने बाने जो है नरेंद्र मोदी के उस विजिट से मिलते हैं जो वो जाके इसराइल के अंदर जाके उन्होंने विजिट किया और उसके अंदर फिर
सूरत हाल जो है वो आपको मालूम ही है। ये नरेंद्र मोदी का विजिट जो था ये बड़ा अहम था, मानी खेज था। उसके अंदर जाके उसने, आपको याद होगा इससे पहले जब होटल के अंदर बॉम्बे अटैक्स जिसको कहा जाता है, जो जिसकी बाद में किल्ली खुली कि वो इनकी इनसाइड जॉब थी, उसके अंदर भी इजरायली कमांडोज जो थे वो शामिल थे। उसके अंदर ऑपरेशन के अंदर 3 दिन वो ऑपरेशन जारी रहा था। उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग होती रही। हिंदुस्तान के जो स्पाइज हैं, रॉ के लोग हैं और इसी तरीके से ब्लैक कैट कमांडोज हैं, वो जाके बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करते हैं इसराइल के अंदर। और इसी तरीके से जाफना का जब सूरत हाल हुई तो उसके अंदर भी श्रीलंका के खिलाफ जो है वो बाकायदा इस्तेमाल हुए इसराइली कमांडोज और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। इसलिए ये कोई गठजोड़ जो है ये नया नहीं है। दुनिया में 2 ताकतें हैं जो तनहा हैं, जिनको मालूम है कि मैं उनको एंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पर जानता हूं। एक जो है वो हिंदुस्तान है, जिसको मालूम है कि जो हिंदू लोग हैं उनके लिए इंडिया के बाद कोई दूसरा मुल्क नहीं है, और इसी तरीके से यहूदियों के लिए जो है वो इसराइल के अलावा कोई रियासत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला हमीदुल साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। राना साहब, आपकी जानिब एक बार फिर बढ़ूंगी। ये मामला तो जूं का तूं वैसे है, और अब देखते ही हैं कि आगे जाकर ये साजिशें कितनी कामयाब होती हैं और कितनी नाकाम होती हैं। पाकिस्तान से किस कदर खौफज़दा है भारत, और उस खौफ का ये आलम हमें बहुत वाज़ेह तरीके से दिख भी रहा है। इसके अलावा अगर हम लद्दाख के मामले पर बात करें तो इख्तलाफात जूं के तूं हैं, चाहे वो आला इक़्तिदार में पाए जाने वाले सियासतदान हैं या फिर मिलिट्री क़यादत हैं, क्यों नहीं वो एक पेज पर आ रहे हैं। राना अजीम साहब, देखें, ये बड़ी बदकिस्मती भी कह सकते हैं, और ये जो बोया था वही काटना पड़ेगा ना अब नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने जो गेम खेली, और गेम उसने इंटरनेशनल कुफ्तों के इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, रा, मोसाद, CIA, उनके कहने पे ये सारा कुछ किया। और जब ये करना शुरू हुआ तो इस वक्त मोदी की कश्ती इतनी डोल चुकी है कि लद्दाख के मामले पर बाकायदा हुकूमत और मिलिट्री में, हुकूमत और मिलिट्री बल्कि सियासतदानों में और मिलिट्री क़यादत में सख्त तरीन इख्तलाफात हैं, सख्त तरीन इख्तलाफात हैं। चूँकि भारत के अंदर कंट्रोल्ड मीडिया है, भारत के अंदर मीडिया टोटल कंट्रोल है, और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कह सकता जो हक़ाइक़ पे हो। हक़ाइक़ तो वो बयान करते ही हैं, लेकिन जो हमारे पास राय है इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वहाँ पर अब बाकायदा टॉप ट्रेंड बन चुका है। वहाँ पर सोशल मीडिया पर, वहाँ पर उनकी आपस की मीटिंग्स में, वहाँ पर लगे हुए बैनर्स पर ये कहा जा रहा है कि लद्दाख जो है ये हिंदुस्तान के लिए कब्रिस्तान बन गया है, हिंदुस्तानी फ़ौजियों का कब्रिस्तान है। हिंदुस्तानी फ़ौज जो है उसकी केस की सबसे बड़ी वजह जो है वो लद्दाख है, और लद्दाख से जो हिंदुस्तान के साथ हुआ, लद्दाख की तरह यही मकबूजा कश्मीर में भी उनके साथ हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में खालिस्तान के अंदर भी यही होगा। तो इस पर सियासतदानों ने तनकीद शुरू कर दिया और उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया है कि हर सूरत में मिलिट्री क़यादत को, इसके अलावा जो इनके इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह हैं, इनको तब्दील किया जाए। ये बाकायदा वहाँ पे मुतालबा इतना ज़ोर पकड़ गया है कि सड़कों, गली मोहल्लों, चौकों चौराहों पर बैनर अवेजा हैं, डिस्कस किया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है। और ख़ुद नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है उसके अंदर जो उनकी लोकसभा के लोग हैं उन्होंने भी ये मुतालबा शुरू कर दिया, जिसके बाद हमारे ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इस मामले को गोल करना है, इसको संभालना है, इसके लिए बाकायदा फौरी तौर पर मिलिट्री और सियासतदान दोनों का इजलास भी बुलाया है। वो सियासतदान जो इसके हमायती हैं, जबकि अपोजिशन को जब इन्होंने बुलाने की कोशिश की तो अपोजिशन ने कहा कि उस वक्त तक हम तुम्हारे साथ नहीं मिलेंगे जब तक ये मिलिट्री क़यादत जिन्होंने लद्दाख में इंडिया को, भारत को बुरी तरीन ज़िल्लत तमेज़ जो है वो शोहरत दी और ज़िल्लत का सामना करना पड़ा भारत को, जब तक ये मिलिट्री के जो अफसरान हैं और ये इंटेलिजेंस के लोग हैं ये फारिग नहीं होते। अब मोदी किसी सूरत में फारिग नहीं करेंगे। खुद बहुत सारे धड़ों में वो तकसीम हो चुके हैं। आप हमारे साथ ही हैं राना अजीम साहब, जैसे कि सूरत हाल से आप हमें बता ही रहे हैं कि एक जानिब मिलिट्री क़यादत से वो नाराज़ हैं, दूसरी जानिब लोकसभा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी लोग अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, परेशान हैं कि ये मोदी क्यों इतने बड़े बड़े रिस्क ले रहा है अपने से बड़े। और इस पर न सिर्फ जो पॉलिटिशियंस हैं, न सिर्फ हम बात करें कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसके अलावा आम आवाम बहुत बढ़ चढ़ कर ना सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार करती है और बहुत खुल के करती है, और जहाँ तक बात है भारतीय मीडिया की तो उसके बारे में तो सब कुछ क्लियर ही है, वो बहुत ज़्यादा ओपनली इन बातों पे बात। मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊँगी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों मोदी अपने से बड़े रिस्क ले रहा है?
देखिए, नरेंद्र मोदी के पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेहतर करने के लिए आए थे और उनकी पिछली टर्म जो थी उसके अंदर तकरीबन 1,60,000 किसानों ने खुदकुशियां कर ली थी, क्योंकि वो कॉरपोरेट इंडिया को सहारा देने आए थे। हमें याद है अच्छी तरीके से, ये राणा साहब यहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह वेल रेड हैं, इनको पता है सारी बात का। 100 बिलियन जो हिंदुस्तानी करेंसी थी वो उसके पिछले इलेक्शन के ऊपर लगाए थे कॉरपोरेट इंडिया ने, उसको वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं और फिर बीजेपी का जो एक दहशतगर्दाना रवैया है, मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि जो नेहरू की और जो गांधी की हिंदुस्तान था उसको तो हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है। और अब मसला यह है कि उनके पास ना इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर है, नेपाल जो है वो भी उसको, चीन जो है वो उसकी बैकिंग कर रहा है, इस वजह से नेपाल ने भी जो है वो हिंदुस्तान की नाक में दम रखा हुआ है। इसी तरीके से भूटान से उसको जिल्लत और रुसवाई का सामना है। पाकिस्तान के हवाले से आप खुद जानती हैं, अफगानिस्तान में उनका किरदार सिफर होकर रह गया है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। जब दरबूक, शेयोक और दौलत बेग रोड उन्होंने बनाई पिछले साल, बस मामला तो वहीं से खराब हो गया। मैं राणा साहब से बिल्कुल इत्तेफाक राय रखता हूं कि इस टाइम पे उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो, उनको शदीद जो है वो एतराज़ात का सामना है और उनकी बाकायदा मेरी इतलात के मुताबिक उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल हुई है। उसकी वजह यह है कि 5,000 ट्रुप्स जो है वो बाकायदा आके बैठे हुए थे, इंतजार में थे। चाइनीज ने इसकी पहले ही प्लानिंग की हुई थी, कोई एक दिन के अंदर वो ट्रुप्स नहीं आए थे। तो फिर इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि वो कारवान के कारवान चल रहे थे, हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को नजर ही नहीं आया। इतने अंधे हो गए हैं, इतने निकम्मे हैं ये लोग, सिर्फ फिल्मों की हद तक बॉलीवुड के मूड से बाहर निकले और हकायक और सच की दुनिया के अंदर वो कदम रखें तो पता चलता है कि 5,000 ट्रुप्स की मौजूदगी हिंदुस्तान की मिलिट्री को और उनकी इंटेलिजेंस को, और वो जितने टॉल क्लेम्स करते हैं और अपनी जो सैटेलाइट्स को वो मॉनिटर करते हैं, उनको कुछ नहीं पता चला और चाइनीज ने उनको टोटल जो है वो डिसेप्शन जो है वो उसको सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे के अंदर एक भारत के अंदर एक नई बात छिड़ गई है। और इसी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस और उनकी मिलिट्री जो है वो कंप्लीट फेलियर कर चुकी है, इस वजह से इजराइलियों की जो है वो अब सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि इजराइली को ऐसे इलाके का, जो आपको पता है मुतनाज़ा इलाका हो, पहले भी गजा का जो इलाका है वो सारा मुतनाज़ा है, और जो खुद इजराइल जिस जगह के ऊपर बना हुआ है वो तमाम का तमाम मुतनाज़ा इलाका है, उसकी बुनियाद के ऊपर इजराइली जो है वो तो दुनिया की वाहिद आर्मी है जो कि मर्सनरी आर्मी है, वो तो एक रेगुलर आर्मी नहीं है, वो तो मर्सनरीज है। इसलिए जो ये इजरायली फौज है ये तो किराए पे आती है और ये किराए के कातिल है, और ये इसीलिए इनको यहाँ लाया गया है। और खास तौर पे मैं बिल्कुल राणा साहब से इत्तेफाक राय रखता हूँ कि इसमें CIA का बाकायदा हाथ है। इससे पहले मुझे अच्छी तरीके से पता है कि सूबा नूरिस्तान में एक जगह है नौम अफगानिस्तान के अंदर, जो कि माजी के अंदर बादशाह का जो है वो बाकायदा शिकारगाह होती थी, वहां एक हेडक्वार्टर बनाया गया इंटेलिजेंस का, जो NDS रॉ और मोसाद का जॉइंट हेडक्वार्टर था, और उसमें CIA की बैकिंग शामिल थी। इसी वजह से आप देखें कि कुन्नड़ से जब भी हम पे हमला हुआ और दीगर जगहों से ऊपर हुआ तो वो फिर कहाँ गए बाद में। इसी तरीके से 9-0 वहां बनाया गया, जहां बाकायदा अफगानिस्तान में 9-0 का क़याम किया गया, जहां बाकायदा अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स के अंदर असला पहुंचाया जाता रहा और पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा उसको इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की सरजमीन को निशाना बनाने की कोशिश की गई। और जब पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने, अब रिसेंट आपने हालात में देखा है, जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर कुछ मामलात पाकिस्तान के जो है वो हक के अंदर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो नतीजा ये निकल रहा है, जो तालिबान की मजबूती हो रही है, तू पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो बड़ी कामयाबी की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन अब इनका जो एक ट्रॉयका बना हुआ है, जो जिसके अंदर अमेरिका की थपकी हासिल है उनको, ये जो लद्दाख का जो एडवेंचर था, मिस एडवेंचर जो था, ये आपका क्या ख्याल है, अमेरिका की मर्जी के बगैर हुआ? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बिल्कुल अमेरिका की मर्जी से हुआ है, और इसको उनको मालूम है कि उन्होंने अपना नया ठिकाना जो है वो किसी सूरत जो है वो कश्मीर को बनाना है, ताकि वहां से बैठ के दुनिया की 4 न्यूक्लियर रियासतों को जो है वो मॉनिटर करें, वहीं से न्यूक्लियर पाकिस्तान, न्यूक्लियर इंडिया, न्यूक्लियर चाइना और न्यूक्लियर रशिया को जो है वो नकेल डाल के रखें। ये है इनका नया प्लान। और हमें यह भी पता है कि ये पैसिफिक कमांड से जब सेंट्रल कमांड के अंदर जाता है, इनका न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल
जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, उसको रिस्पॉन्डर्स चाहिए होते हैं। और वो ट्रांसपॉन्डर जो ट्रांसपॉन्ड करता है, जो सिग्नल्स नीचे से जनरेट करता है, उससे वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के ऊपर जाते हैं। इस टाइम पे अमेरिकन जो मिसाइल्स हैं उनकी एक्यूरेसी के अंदर तकरीबन इस टाइम पे 10 से 12 किलोमीटर की डेविएशन आ रही है, जिसकी वजह से वो अपने मुतल्लिका टारगेट जो रशिया में और चाइना में और पाकिस्तान में है वो हासिल नहीं कर सकते। ये है सारी गेम। ठीक है, आप हमारे साथ ही हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत बड़ा ट्राइका है जो क्रिएट हो गया है और पीछे से बैकिंग हासिल है भारत को अमेरिका की, और साथ साथ इसराइल को वो साथ में अपने साथ शामिल कर रहा है। कितना स्ट्रॉन्ग वो साथ साबित होगा या नहीं, स्पेशली उस वक्त जब इंटरनेशनली भारत की सूरत हाल पोजीशन बहुत कमज़ोर है। हर एक शख्स यही बात करता है कि भारत बहुत कमज़ोर है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अब उनके अपने अंदर बहुत सारे धड़े क्रिएट हो चुके हो। आप हमारे साथ थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, माहिर कश्मीरी अमूर, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अब टैक्स वसूलियों की कि जो टैक्स का हदफ है वो हासिल कर पाई है गवर्नमेंट या नहीं कर पाई है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स वसूलियों में बुरी तरीके से नाकाम हो गई है। इसकी वजह क्या है? इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वहीद राजपर। आपकी तरफ बढ़ूंगी। वहीद, कहिएगा, जैसा कि हर चीज़ की नाकामी का मलबा आजकल के दिनों में कोरोना पे डाला जा रहा है, क्योंकि कोरोना आसान हदफ है। कुछ भी होता है ये कह दिया जाता है कि इसकी वजह कोरोना है, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और कोरोना से पहले की बात करें तो 6 माह में ऐसा हुआ कि 50% से भी कम टैक्स वसूलियां ये गवर्नमेंट मुमकिन बना पाई है। तो फिर ये कहना कि इसकी वजह कोरोना है, ये तो फिर ठीक नहीं है। देखें जी, ये महकमा एक्साइज सिंध के जो हकाम हैं वो उनका कहना है कि हमें जो है मई और जून का महीना जो होता है उसमें ज़्यादातर जो टैक्स वसूलियाँ होती हैं इन 2 महीनों में होती हैं। इसी 2 महीनों के दौरान जो है कोरोना जो है अपनी पीक पे रहा, तो इस पर जो है दफातर बंद थे, सिंध हुकूमत की जानिब से दफातर बंद किए गए थे, जो सेक्टर थे वो भी बंद थे, कारोबार बंद थे। तो उस वजह से जो है महकमा एक्साइज टैक्सेस जो वसूल करने में जो है नाकाम रहा है, उनकी टैक्सेस मुतासर हुई हैं। तो बड़े जो 3 सेक्टर हैं महकमा एक्साइज सिंध के जिन पर उनका दारोमदार होता है टैक्स वसूलियों का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो गुड्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो वसूल किया जाता है उस पर। दूसरी होती है प्रॉपर्टी टैक्स जो है, उस पर जो भी है सेक्टर बुरी तरह से मुतासर रहा। दूसरा जो होता है मोटर व्हीकल, जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर होता है, तो गाड़ियों की जो नई गाड़ियां थी वो ख़रीदारी, कागजात की मुंतकली जो है बड़ी जो है बुरी तरह से मुतासर हुई कोरोना की वजह से, यह काम का कहना है। लेकिन इससे जो हम माजी में गुज़िश्ता माली साल के उस पर अदाद व शुमार पर अगर नज़र डालेंगे तो वहाँ भी जो है महकमा एक्साइज के जो अहदाफ थे वो भी सही तरीके से मुकम्मल नहीं हो सके। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे हम जाएंगे तो उनके भी अहदाफ अगर देखे जाएँ गुज़िश्ता माली साल के, वो भी टैक्स वसूली में नाकाम रहे। महकमा ज़राअत के हम देखेंगे तो सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस रही है सिंध रेवेन्यू बोर्ड की रही है। इस मरतबा भी जो कहा जा रहा है कि जो SRB के जो टारगेट हैं वो भी मुतासर होंगे। सिंध के जो मजमूई तौर पर जो है 288 अरब रुपए के टैक्स वसूलियाँ हैं वो जो है अहदाफ मुतासर होंगे। जो ज़राया में बता रहे हैं कि 60 से 70 अरब रुपए जो है कम वसूलियाँ होंगी। महकमा एक्साइज सिंध की जो अभी तक के जो एदाद शुमार सामने आए हैं 17 अरब रुपए जो है कम वसूलियाँ हुई हैं। महकमा एक्साइज को जो है 85 अरब रुपए के जो टैक्स वसूलियाँ करनी थी, हदफ दिया गया था सिंध हुकूमत की जानिब से, वो 68 अरब 94 करोड़ रुपए इस वक्त तक जो है वो वसूलियाँ हो सकी हैं। जैसे ठीक है, वही आदाद शुमार आप हमें बता रहे हैं कि जितनी वसूलियाँ होनी थी उससे बहुत कम वसूल कर पाई है सिंध गवर्नमेंट। हमारे साथ अब्दुल हलीम शेख, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हलीम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिएगा कि जब भी बात की जाती है कि टैक्स वसूलियों में कमी आई है तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि अभी वहीद राजपर ने भी यही कहा कि मई और जून का वो महीना है जिसमें इन 2 माह में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलियाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध मुमकिन बना पाती है। लेकिन अगर माजी की बात की जाए तो क्या फिर माजी में, अगर चले इस दफ़ा तो कोरोना की वजह से कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से इस तरह बिजनेस नहीं हुआ और ये वजूहत थी, तो क्या माजी में ब्रेक इवन पर पहुँच जाती थी सिंध गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, हमने अपना टारगेट 100% से ज़्यादा चाहते हैं। हम माजी में गए हैं, हमेशा हमने टारगेट अचीव किया है और 100% से ज़्यादा ही गए।
आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 100% से ज़्यादा टारगेट अचीव कर लिया है, तो फिर इस बार जो वजूहात हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है इस बार? सिर्फ इस वजह से? जी बिल्कुल, ये देखें ना, इस बार तो ये जो पूरे के पूरे 3 महीने जो हमारी कोरोना की वजह से ऑफिस बंद रहे और सारे जो भी चीज़ें थी वो सारी बंद रही, सवाए एक टैक्स से सारी टैक्स जो है हमारे वो बंद रहे थे हमारी ऑफिस। एक टैक्स हमारा मेन होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता है, जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, जो भी चीज़ें बाय सी और बाय एयर हमारे सिंध में, उस पर हमारा टैक्स लगता है, जो हमारा मेजर टैक्स होता है। उसमें भी स्लेश आया इस तरह के, वो इम्पोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी ट्रेड डिफिसिट को कम करने की, उस वजह से उसमें भी तकरीबन 20% का स्लेश आया। तो और उसके अलावा जिस तरह अभी वही बात कर रहे थे, मोटर व्हीकल टैक्स जो हमारा है, वो भी मोटर व्हीकल टैक्स आपने देखा होगा थ्रू आउट ये साल जो था, उसमें मोटर व्हीकल की जो असेंबलिंग है उसमें भी तकरीबन 30% जो है वो असेंबलिंग में फ़र्क आया। तो इसलिए वो जो चीज़ें हमारी लोगों की परचेज थी वो उसमें कमी आई, इसलिए हमारे टैक्स में कम आई। और उसके अलावा ये था कि हमारे ऑफिस जो मोटर व्हीकल की 3 महीने ही बंद रही हैं, बाद से लेके अभी तक। हमने अभी खोला है, 15 दिन पहले इनको खोला था हमने, तो उसमें जो है वो सारा फ़र्क आ गया कि हमारी एक तो गाड़ियाँ नहीं असेंबल हुई, नहीं बनी और रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। दूसरा ये था कि ऑफिस की बंद होने की वजह से जो है वो हमारे टैक्स इसीलिए नहीं हुई। दूसरा ये हमारा टैक्स होता है अपना इंटरटेनमेंट टैक्स है। इंटरटेनमेंट टैक्स आपको पता है वो लगता है जो इंटरटेनमेंट के जो सारे वाटर पार्क होते हैं, वो सारे जो खेलों की जो चीज़ें होती हैं सारी, उन पर हमारा टैक्स लगते हैं। वो भी थ्रू आउट बंद रही हैं, अभी तक बंद है। तो उसमें जो तकरीबन हमारी बिल्कुल जो है 80% की उसमें स्लेश है, वो नहीं होगा। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है, उसमें हमने खुद ही जो है 25% का हमने उसमें दे दिया है कंसेशन, क्योंकि बिजनेस वो हमारा बिजनेस पे लगता है और टर्नओवर पे लगता है। तो वो बिजनेस ही बंद रहे, तो इसलिए हमने एक क्वार्टर पूरा का पूरा हमने जो है 25% हमने वो दे दिया है, उसको फ्लैश कर दिया कि वो लोग नहीं देंगे। और साल का जो है सिर्फ जब भी उन पर टैक्स एप्लीकेबल होगा वो उसका 75% देंगे। फिर आते हैं प्रॉपर्टी टैक्स पे, उसमें भी हमने 25% कंसेशन दी है कि वो साल हमारा चल रहा है जून में पूरा होगा। ठीक है अब्दुल हलीम शेख, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जिस मुश्किल दौर से पाकिस्तान गुजरा है और सिंध गवर्नमेंट में, सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ भी कोरोना के केसेस बतदरीज इजाफा ही देखा गया है, और यही एक वजह आप बता रहे हैं कि सारा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्रेक आया। आपने बात की कि असेंबलिंग की वजह से नहीं हो पाया, आपने वहाँ एक एक चीज़ को अलग अलग करके बताया। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि क्या वजह सिर्फ कोरोना और ये ब्रेक था या फिर कुछ डिपार्टमेंटल इशूज़ भी थे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टैक्स वसूलियों पर कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स वसूलियों में बुरी तरह से नाकाम हो गया है। उस नाकामी की वजह क्या है? चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर बात मोटर व्हीकल की हो, प्रॉपर्टी की हो या फिर इंटरटेनमेंट की हो, कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कि अपना हदफ पूरा कर पाए। हमारे साथ वहीद राजपुर भी मौजूद हैं। वहीद, सुना आपने अब्दुल हलीम शेख ये कह रहे हैं कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मई और जून में ही टैक्स का हदफ है जो कि पूरा हो पाता है, और इस बार आवाम की ज़िंदगी उनके लिए ज़्यादा अहम है, टैक्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। देखें जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट या सिंध हुकूमत की जानिब से मुतबादिल प्लान बनाए गए हैं, ऑनलाइन टैक्स सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है। तो इससे सिलसिले में सिंध हुकूमत की जानिब से मुतबादिल प्लान भी तश्कील दिए गए हैं, क्योंकि टैक्स वसूलियाँ नहीं होंगी तो सिस्टम कैसे चलेगा। इन्होंने जो अखराजात सिंध हुकूमत की जानिब से वो कम किए गए हैं, लेकिन जैसे वज़ीर आला हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए जो है वो अलग से फ़ंड्स जारी किए गए 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद। तो डेवलपमेंट में कट लगाया गया है, जो आम शहरियों के जो मंसूबे थे या आवाम की भलाई के मंसूबे थे उसमें कट लगाया गया है। तो इससे कहने का मकसद तो मुतबादिल प्लान कोई ना कोई सिंध हुकूमत को बनाना पड़ेगा। अभी महकमा एक्साइज़ की जानिब से ऑनलाइन का जो है वो टैक्स वसूली का सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है, लेकिन दूसरे जैसे SRB ने किया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो आबियाना है या जो ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन के जो कागजात होते हैं उसके हवाले से सिस्टम कोई सब रजिस्ट्रार जो निज़ाम चल रहा है वो पुराने दौर अंग्रेज़ दौर का निज़ाम अभी तक चल रहा है, मैनुअल, तो अभी तक कंप्यूटराइज़ नहीं किया गया है। SRB के जो मुख्तलिफ़ सेक्टर हैं जैसे तमीरात का है, मोबाइल सर्विसेज पर जो है वो टैक्सेस मुतासर होंगे। इसी तरह जो GST ऑन सर्विसेज के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं
वो भी कोरोना की वजह से उनके भी जो कारोबार बंद थे, तो वहाँ से भी टैक्स वसूलियाँ जो है बुरी तरह से मुतासर होंगी। तो कहने का मकसद अभी जैसे ये टिड्डी दल का मसला है, तो महकमा ज़राअत के जो फसलें हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। ज़रूरी इनकम टैक्स जो है, क्योंकि जब आमदनी नहीं होगी काश्तकारों को तो टैक्स कहाँ से जो है आमदनी नहीं होगी तो फिर काश्तकारों से इनकम टैक्स कैसे लिया जाएगा। वही राज पर जाते जाते अब्दुल हलीम शेख साहब, एक आखिरी बात बहुत मुख्तसरन आपसे पूछते चलूँ कि कोई कॉन्टीजेंसी प्लान है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास कि अगर ये सूरत हाल ऐसी ही रही, टिड्डी दल भी है, कोरोना भी है और आवाम को भी बचाना है, तो कोई कॉन्टीजेंसी प्लान है या फिर ये 1.5 करोड़ की रकमें वज़ीर आला हाउस की तज़ीन व आराइश पर लगती रहेंगी और उस तरफ तवज्जो नहीं जाएगी सिंध गवर्नमेंट की? नहीं, देखें इसी तरह से नहीं है। कंटीजेंसी प्लान ये होता है कि जैसे हमारे ऑफिस बंद थे, हमने वोटर रजिस्ट्रेशन को खोला है तो SOP के साथ खोला है। हम लोगों को ऑनलाइन फैसिलिटी दिएगा, वहाँ से हम टाइम लें और अपना टोकन पकड़ें और हम आके अपने मसले हल करें। इसी तरह हमने प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो ऑनलाइन आ जाएगी सारी टैक्स। इसके अलावा हमने जो है वो इवन जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों की जो टैक्स पेमेंट है वो उसको भी ऑनलाइन हमने किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी चल रही हैं और जो जिस तरह देखें ना, लोगों की ज़िंदगियों को बचाते बचाते हम टैक्स जमा करेंगे। अब ये है कि मतलब प्रायोरिटी लेकिन हमारी ये होगी कि लोगों की ज़िंदगी को हम जो है वो रिस्क में न डालें कि वो हमारे टैक्स की वजह से अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालें, वहाँ के वो हजूमा लगाएं और हजूम की सूरत में हमें टैक्स दें। तो हमने वो सारी चीज़ें जो है करके SOPs करके वो फिर हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे कि वो आगे अब टैक्स दें। बिल्कुल पूरी कोशिश यही है सबकी, हर ख़ास व आम गवर्नमेंट की बात की जाए, चाहे आम इंसानों की बात की जाए, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और प्रिकॉशंस ही करनी है और प्रिकॉशनरी मेजर्स को ही सामने रखना है। जितनी एहतियात की जाए कम है, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़र्दा भी नहीं बैठा जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कोई सेकेंडरी प्लान, कोई कंटीजेंसी प्लान, कोई और तरीका अमल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन तरीक़ाकार इख्तियार किए जाएंगे। देखते हैं कि फ्यूचर में वो ऑनलाइन तरीक़ाकार कितने ज़्यादा कारगर साबित होंगे। अब्दुल हलीम शेख साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हम बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की कुछ अहम तरीन रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि लीक हो रही हैं। कौन सी वो रिपोर्ट्स लीक हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। माहिर तज्ज़ियाकार राना अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में ही, लेकिन उससे पहले गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का 18 मई का एक शॉट है, आपको वो पहले सुनाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में मौजूद काली भेड़ें हैं जो आप पाक अथॉरिटी जो साफ पानी का मंसूबा है उसकी फाइलें सुर्ख फीते की नज़र कर रही है। बदकिस्मती से आपको मालूम है कि ये जो रेड टेपिज्म है अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है, और मेरी फ्रस्ट्रेशन ये थी और ये है कि जब हमारी हुकूमत आई थी तो हमने लोगों से वादा किया था कि हम पूरे पंजाब में लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो मुहैया करेंगे। आब पाक अथॉरिटी, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसको 1 साल की ताख़ीर हो गई। उसमें यकीनी तौर पर ब्यूरोक्रेसी के रेड टेप की वजह से जो है वो उसकी मंजूरी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब पार्लियामेंट ने, पंजाब असेंबली ने इसको मंजूर कर दिया, तो फिर उसके बाद इसके रास्ते में हायर रुकावटें जो हैं वो दूर हो जानी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह ये रेड टेप के इश्यूज जो हैं बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। आपने सुना गवर्नर पंजाब ने क्या कहा। साफ पानी मंसूबे की हम बात करें, राना अज़ीम साहब, बग़ैर किसी तमहीद के आपकी तरफ डायरेक्टली आऊँगी, ये कौन से लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी को मराद देने के बावजूद भी ब्यूरोक्रेसी रिज़ल्ट उस तरीके से दे नहीं पा रही जो कि एक्सपेक्टेड है? क्यों ऐसा होता है कि कोई हुकूमती मंसूबा कामयाब हो जाता है लेकिन उसके समरात आवाम तक नहीं पहुँच पाते? देखिए, मेरे पास जो इतला है, एक रिपोर्ट तैयार हुई है जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत के मौजूदा हालात में इतने बेहतरीन इक़दाम के बावजूद भी हुकूमत को वो रिजल्ट नहीं मिल सका। आवाम में वो पेशाराई नहीं मिल सकी। पेट्रोल सस्ता हुआ तो अशिया खुर्द व नोश तस्लीम नहीं हो सकी तमाम तार अहकामात के बावजूद। अगर पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मामले में हुकूमत ने कुछ किया तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिल सका। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट बनती है जो आवाम तक नहीं पहुँचनी चाहिए, सीक्रेट होती है, वो आवाम तक पहुँचा कर आवाम के अंदर बेचैनी पैदा की जाती है। तो ज़राए कहते हैं कि एक ऐसी रिपोर्ट बनी है जिसमें यह कहा गया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ दोबारा से वो ब्यूरोक्रेसी मुतहरक हो चुकी है जिस ब्यूरोक्रेसी के साबका हुकूमत के साथ ज़ाती करीबी तरीन रवाबत थे, और उस ब्यूरोक्रेसी ने दोबारा उसी तरह काम शुरू कर दिया है जिस तरह इमरान खान की हुकूमत आते ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आगाज़ में किया गया था। और उसके बाद फिर ये कहा गया था कि नहीं, अब ये ब्यूरोक्रेसी इस हुकूमत का साथ देगी। मगर ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं
कि एक साबिक ऐसी आला ब्यूरोक्रेट्स जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत करीब तरीन रहे और उसके बाद वो गिरफ़्तार भी हुए, उनकी लॉबी जो है वो बेइंतहा मुतहर्रक हो चुकी है। और उनकी लॉबी के कुछ लोग इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है, कुछ पंजाब की, कुछ KPK की और कुछ बलोचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि वो एक तो इमरान खान साहब के करीब तरीन एक आला ब्यूरोक्रेट जो उनके करीब तरीन है उसको बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा एक प्लान तैयार किया जाए। दूसरा कहा जा रहा है कि एक अहम तरीन ब्यूरोक्रेट जो थे, जो साबिक़ा हुकूमत में बड़ी अहम तरीन ओहदे पर फाइज रहे, उन्होंने भी पिछले दिनों कुछ अहम तरीन ब्यूरोक्रेट से मुलाकातें की हैं किसी तीसरी जगह पर और उन्हें टारगेट दिया गया है। और टारगेट यही है कि हुकूमत के जो इक़दाम हैं वो आवाम के सामने न लाए जाए। देखिए पिछले दिनों गवर्नर पंजाब ने वाज़े कहा कि ब्यूरोक्रेसी मेरे मामलात में वो काम जो मैं करना चाहता हूँ उसमें रोड़े अटकाती है। ये हमने नहीं कहा, ये गवर्नर पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के गवर्नर है, तहरीक इंसाफ के जो चंद एक अहम तरीन रहनुमा उसमें उनका शुमार होता है, वो खुद कहते हैं। उसके बाद आप देखें कि अचानक एक समरी बाहर आती है कि जनाब 6 लाख अफराद लाहौर शहर के अंदर कोरोना के मरीज़ हैं। वो समरी तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी वज़ीर आला को जाती है कि ये हादसात हो सकते हैं। उस समरी को किस तरह मीडिया तक पहुंची, किस तरह बाहर गई, किस तरह सोशल मीडिया पर आई, वो किसी न किसी ब्यूरोक्रेट के दफ्तर से निकली ना, उसको निकाल कर किस तरह बिल्कुल एक ऐसा रवैया रखा गया, ऐसी सूरत पैदा की गई कि लोगों में बेचैनी पैदा हो गई। यही कि हुकूमत क्या कर रही है उन लोगों के खिलाफ, या फिर हुकूमत के पास भी कोई कंटीजेंसी प्लान इस पर है या नहीं, ये भी साथ में बता दीजिएगा कि ऐसी खबरों का लीक होना, ऐसी रिपोर्ट्स का बाहर आना हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए हुकूमत के लिए तो बेइंतहा खतरा है। ये तो चले एक खबर बन गई ना, चीज़ आ गई, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आवाम तक नहीं लाए जा सकते, जो इंतहाई अहम तरीन होते हैं। अगर वो भी ब्यूरोक्रेसी बाहर निकालना शुरू कर दे, आवाम नहीं, कुछ ऐसे लोगों के पास जाना शुरू हो जाए जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन जाए, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा हो, तो फिर आप समझ सकते हैं हुकूमत और मुल्क दोनों के लिए ख़तरा होता है। देखें ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इमरान खान साहब का जो अंदाज़ा था कि ब्यूरोक्रेट अब ठीक हो जाएंगे, मौजूदा हुकूमत के साथ चलेंगे, और ब्यूरोक्रेसी को साबका द्वार में इतनी सहूलतें नहीं मिली जितनी मौजूदा द्वार में मिली। उन तमाम लोगों को जो साबका द्वार में बड़े प्यारे थे, उनको तमाम सहूलतें देकर द्वारा लगाया गया कि आप कौम के लिए काम करें या मुल्क के लिए काम करें, कौन हुक्मरान था आप इसको छोड़ दें। मगर हुआ क्या है कि वो साबका जो थे वो साबकीन के साथ ही राब्तों में हैं। अब फैसला ये किया जा रहा है कि क्या इनके खिलाफ को कार्रवाई कीजिए। इनके खिलाफ कार्रवाई से पहले रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। काम नहीं करने दिया जा रहा है ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ऐसा कहा है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जिनमें इंटरवीन करती हैं ब्यूरोक्रेट्स और मामलात को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। आज की खबर क्या है? आज की खबर लेंगे हम मुखबिर से। राना अजीम साहब आपकी तरफ आ जाएंगे, आज की सबसे अहम खबर क्या है जो आप बताना चाह रहे हैं? देखें मेरे पास इतला ये है कि दोबारा वो दो प्यारे जो थोड़ी देर कुछ अर्सा के लिए अलहदा हो गए थे ना, दोबारा वापस में मिल रहे हैं। यानी पीपल्स पार्टी नून लीग के दोबारा बड़े करीबी रवाबत होने लगे हैं और इन करीबी रवाबत में बहुत से मामला तय हो रहे हैं और इन करीबी रवाबत को करने में बाकायदा कुछ ऐसी शख्सियात जो हैं, सियासी शख्सियात, वो मुतहरक हो चुकी हैं कि आइंदा आने वाले 72 घंटों में बाकायदा एक राब्ता होगा बिलावल भुट्टो और मियां शहबाज शरीफ में। उसके बाद बिलावल भुट्टो का एक राब्ता आपको बड़ी खबर दे दें कि मरियम नवाज शरीफ से हो चुका है, एक दफ़ा फ़ोन पे बात हो चुकी है और आइंदा आने वाले चंद घंटों में भी कह सकते हैं या अगले 1 या 2 दिनों में भी कह सकते हैं कि ये प्लानिंग बन रही है कि एक इस्लामाबाद के अंदर दोबारा कट किया जाए SOPs के मुताबिक। और उस खट के बाद जो कट होगा उसके बाद जो है मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक लंबी तहरीक तो नहीं चलाएगी, लेकिन असम्बली में क्या होगा, बड़े मज़े वाली चीज़ क्या होगी कि अब पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी उसकी हवाले से मुस्लिम लीग नून वहाँ पे स्टैंड लेगी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से पीपल्स पार्टी स्टैंड लेगी। ये पहली दफ़ा हवा जो है उल्ट चलेगी और ये प्लानिंग हो चुकी है और इन्होंने कोरोना का ज़िम्मेदार कौन, इमरान खान, ये नारा बना दिया है मेरे मुखबर की इत्तला के मुताबिक कि एक प्लानिंग हो चुकी है कि बजट इजलास के दौरान दो बिछड़े इत्तेहादी जो है वो इकट्ठे होंगे। कुछ देर के लिए बिछड़े हैं ना, ये पीछे तो इकट्ठे हो गए थे, तो इकट्ठे होने के बाद ये टफ़ टाइम देने की कोशिश करेंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये इन्होंने नारा बना दिया हुआ है कि कोरोना का ज़िम्मेदार कौन, इमरान खान। हालांकि ऐसी दूर दूर तक बात नहीं है,
वो कोरोना को भगाने में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं और जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन ने यह नारा बना लिया है मुखबर की इतला के मुताबिक बहुत बड़ी बजट खबर इजलास दे दी में आपने राना अजीम साहब। अगले 72 घंटे अहम है। अगले 72 घंटों में पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग आपस में मिलेंगे और इत्तलात के मुताबिक शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी हो गई है बिलावल भुट्टो जरदारी से और मुलाकातें होंगी। क्या कुछ होगा? आया ये बजट इजलास को हिलाने की कोशिश की जा रही है जो कि मुतवक्के है माली साल 2020-21 का बजट 12 जून को, या फिर हुकूमत को हिलाने की कोशिश की जा रही है? प्रोग्राम द लास्ट आवर से मुझे राफ़िया अवान को और माहिर तज़किया राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। कल हाजिर होंगे कुछ नई स्टोरीज़ के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।